रामचंद्रपुर नाम के एक गांव में सुजाता नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। उसकी इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम चुटकी था। सुजाता बहुत ही बलहीन थी। वो जहाँ भी मजदूरी पर काम करने जाती वो कोई भी काम नहीं कर सकती थी। एक दिन घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी बेटी चुटकी के पास गई और कहा, बेटा चुटकी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, अगर कहीं मुझे काम मिल जाए तो कर आती हूँ। अगर कोई मान जाए तो पहले से ही थोड़े पैसे लेकर आ जाऊंगी और उन पैसों से तुम्हारे लिए कोई खाने की चीज लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। और वैसे भी माँ, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है ना, तुम घर पर रहो, मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढती हूँ। तुम इस हालत में अगर काम करने जाओगी तो और भी बीमार पड़ जाओगी माँ, तुम्हारा जाना सही नहीं होगा माँ। बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतनी जिम्मेदारी तो मुझे उठानी ही होगी ना। तो ठीक है माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों कोई काम ढूंढेंगे। हम दोनों में से एक को भी काम मिलेगा तो अच्छा ही है ना। और अगर अपनी किस्मत अच्छी रही और दोनों को ही काम मिला तो और भी अच्छा। सुजाता अपनी बेटी की बात से सहमत हुई। फिर वे दोनों काम की तलाश में बाहर निकले। कुछ दूर चलकर वे दोनों एक घर के सामने रुक गए। सुजाता अपनी बेटी को लिए उस घर के पास गई। विमला दीदी, ओ विमला दीदी। यूं आवाज लगाने पर थोड़ी देर में विमला बाहर निकली। क्या बात है सुजाता, यूं मुझे आवाज क्यों लगा रही थी? दरअसल विमला दीदी, मैंने सुना था कि आपकी फसल हाथ लगी है, उसे काटने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मैं बस यही कहने आई थी कि हमें काम पर बुला लेना। कोई ना समझ ही होगा जो तुम्हें काम पर बुलाना चाहेगा। पिछले बरस तुमने यही कहकर कि तुम्हें काम की जरूरत है मुझसे पैसे लेकर गई थी। उस समय मुझे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, पर ऐसे ही पैसे देना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये सोचकर मैंने तुमसे काम करवाया। जैसे ही मैं वहाँ काम पर लेकर गई, तुम तो थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। तुम्हारे अस्पताल में इलाज के लिए मुझे कितने पैसे भरने पड़े। बेकार में ही मैं तुम्हें वहाँ लेकर गई थी, उस पर अस्पताल का खर्च एक अलग से उठाना पड़ा मुझे। अब तो साथ में अपनी बेटी को भी लेकर आई हो, तुम्हारा तो हो गया, अब क्या तुम्हारी बेटी की सेवा करें हम? यूं बड़ी कठोरता से विमला ने बहुत कुछ सुना दिया। उसकी बातें सुन अपने घर वापस लौट रहे थे तो देखा कि उनके घर के सामने साहूकार सुभाष खड़ा हुआ था। उन्हें घर की ओर आते हुए देखकर सुभाष उनके पास पहुंचा। तो चलो बहना, आ ही गई घर वापस। तुमने कहा था कि आज कर्ज के पैसे लौटा दोगी मुझे, वही लेने आया था। कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो, कहाँ है पैसे? यूं पैसे लेने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा था सुभाष। सुभाष भाई, मैंने सोचा था कि मैं आज तक किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दूंगी, पर वो हो नहीं पाया। मुझे 3 महीने की मोहलत दे दो, मैं किसी भी तरह आपका कर्ज चुका दूंगी भाई। ये तो मैं जानता ही था। तुम्हारे पति ने तो मुझसे कर्ज लेकर आराम से अपनी आंखें मूंद ली। लगता है कर्ज के पैसे मेरे पास आने से पहले मैं भी राम नाम सत हो जाऊंगा। बस अब और नहीं, आज से ही मैं तुम्हारे घर पर अपना कब्जा ले रहा हूँ। जिस दिन तुम पैसे लौटाओगी ना, अपना घर वापस ले लेना। यूं धमका कर सुभाष ने सुजाता को गेट से बाहर धकेल दिया। माँ, क्या तुम्हें चोट लगी है? घर के बारे में या मेरे बारे में सोचकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जहाँ तुम रहोगी वही मेरे लिए घर होगा। हम दोनों मिलकर किसी तरह पैसों का इंतजाम कर अपना घर वापस ले लेंगे माँ। फिर सुजाता और चुटकी वहाँ से निकलकर दूर चले गए। रास्ते में सुजाता को आम का पेड़ दिखाई दिया। बेटा चुटकी, आज से यही हमारा घर है, यूं माँ ने बताया। उस दिन से चुटकी और सुजाता उसी आम के पेड़ के नीचे रहने लगे। चुटकी हर दिन पेड़ के पास में ही रहे एक नदी के पास जाकर पानी ले आया करती और हर दिन उस पेड़ को पानी दिया करती। ये हर दिन हो रहा था। एक दिन जब सुजाता पेड़ के नीचे झाड़ू लगा रही थी, तब पेड़ से कुछ आवाज आई। सुजाता, तुम्हारी बेटी चुटकी हर दिन बिना चूके नदी का स्वच्छ पानी मुझ में दे रही है, जिस वजह से मैं एक स्वच्छ पेड़ के रूप में बढ़ रही हूँ। चूंकि हर दिन नदी का स्वच्छ पानी मुझे मिल रहा है,
मुझ में आने वाले फल भी कोई मामूली फल नहीं बल्कि सोने के फल होने लगे हैं और इसका कारण तुम हो, इसीलिए मुझ पर सबसे पहला हक तुम दोनों का ही होगा। तुम दोनों मेरे इस सोने के फल को काट कर उन्हें बेचकर उन पैसों से अपना सुंदर सा घर यहीं बना लो। उस दिन से उन्होंने सोने के आम बेचे और बहुत सारे पैसे बनने पर, जैसे आम के पेड़ ने कहा था, उन दोनों ने एक सुंदर सा घर बना लिया और उसी में रहने लगे। एक गांव में राधा और सूर्या नाम के एक गरीब पति पत्नी का जोड़ा था। उनकी एक बेटी भी थी, उसका नाम गीता था। गीता अपने माँ बाबूजी की परी थी। वो एक पल के लिए भी अपने माँ बाबूजी से दूर नहीं रहती थी। एक दिन राधा ने अपने पति सूर्या से कहा, सुनिए जी, इस बार पट्टे की ली हुई जमीन पर भी फसल अच्छे से नहीं उग पाई है और अपनी खुद की जमीन का तो हाल पता ही है आपको। पहली बार अच्छी फसल निकले पर खुश हो ही रहे थे कि उसके बाद वाली 2 फसलें नष्ट हो गई। ना जाने अपनी जिंदगी पटरी पर कब लगेगी। अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो इस गरीबी में ही कट गई है। अभी अपने पास देखने करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पर अपनी बिटिया गीता, वो तो अभी बहुत छोटी है। उसने तो अभी तक दुनिया ही नहीं देखी। मुझे डर है कहीं अपनी गरीबी की परछाई अपनी बिटिया पर भी ना पड़ जाए। चाहे जो भी हो जाए, हमें अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे करने ही होंगे। अपनी इस गरीबी का असर मैं उसकी पढ़ाई या उसके आने वाले भविष्य पर नहीं पड़ने देना चाहती। राधा, क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपनी इकलौती बेटी को रानी बना कर रखूं, उसे जिंदगी की हर खुशियाँ दूं, खेलने के लिए उसके लिए तरह तरह के खिलौने लाऊं, उसकी पढ़ाई के लिए दुनिया के विद्वानों को इकट्ठा कर दूं। सपने तो मेरे भी है राधा, पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचते कुछ है और अपनी किस्मत में लिखा हुआ कुछ और होता है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जितना है उसी में हम उसे कैसे खुश रख सकते हैं। वो रात बीत गई। वे दोनों हमेशा यही सोचते रहते कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए वे दोनों क्या करें। दिन रात एक कर मेहनत किया करते। जहाँ भी उन्हें काम मिलता बिना ठुकराए वो सारे काम कर लेते। यूं कुछ और दिन बीते। माँ बाबूजी जब घर लौटे तब गीता उनके पास गई। बेटा गीता, उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तुमने खाना खाया? यूं दुलार करते हुए माँ ने पूछा। माँ, मैं यही सोचकर तो इतने दिनों से उदास रह रही हूँ कि आप दोनों मुझे ना ये पूछते हो कि मैंने खाया या नहीं, मेरी सेहत ठीक है या नहीं। दिन प्रतिदिन इतने व्यस्त हो रहे हो। आप कब चले जाते हो, लौटकर कब आते हो, मुझे पता भी नहीं चलता। हर दिन हड़बड़ी में होते हो, मेरे साथ समय ही नहीं बिताते। क्या आप दोनों को याद भी है कि पिछली बार कब मेरे साथ आधे घंटे का भी समय बिताया हो? यूं रो रो कर गीता ने उनसे शिकायत की। हम जो भी करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए ही तो करते हैं। तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, तब हम सब खुशी से रह पाएंगे। इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्यों पापा अपनी बेटी के साथ समय ना बिताकर दिन रात यूं काम करते रहोगे? क्या जरूरी है इसकी? क्या पैसों से ही सारी खुशियाँ मिलती हैं पापा? पैसे तो केवल हमारे जीने के लिए होते हैं ना। अपनी बेटी की बात सुनकर सूर्या को ये समझ में आया था कि वो अपने माँ बाबूजी से कितना प्यार करती है। उनके घर पर ना रहने पर उन्हें कितना याद करती है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। यूं दिन रात मेहनत नहीं करेंगे। अपना कुछ समय बचाकर हम वो तुम्हारे साथ बिताया करेंगे। 2 वक्त की रोटी खिला पाऊं इतना ही कमाऊंगा। अब तो ठीक है ना बेटा? अब रोना बंद करो। पिता ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगाया। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सूर्या का दोस्त शिवा उससे मिलने के लिए उसके पास आया। अरे शिवा, तुम्हें बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ। कैसे हो? लगता है यहाँ किसी काम से आए हो। हाँ, कुछ ऐसा काम जिससे तुम्हें भी काम पड़ जाए। इन दिनों मैं एक व्यापार से जुड़ गया हूँ, बीज बेचने वाला काम। और ये खास किस्म के आम के बीज हैं। अगर कोई केवल 2 साल तक इन पेड़ों की अच्छे से देखभाल कर ले तो काफी है।
फिर 2 साल बाद इससे जो फायदा आपको होगा वो तुम्हारे 2 साल की लागत को एक बार में ही फेर देगा। मैंने सोचा कि तुझे भी इसकी बहुत जरूरत होगी। अगर तुम्हें खरीदना हो तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर शिवा वहाँ से लौट गया। शिवा का प्रस्ताव सुनकर सूर्या और राधा इस सोच में पड़ गए। कुछ सोचकर राधा ने कहा, आप इतना क्यों सोच रहे हो? वो आपका दोस्त ही तो है। मुझे उसकी बातों पर तो विश्वास हो रहा है। वैसे भी हमारी जमीन पर तो कोई फसल नहीं उग रही, उसी में हम ये आम के पेड़ लगाकर देख लेते हैं। जैसे तैसे 2 सालों तक इन पेड़ों की रखवाली कर लेंगे, पर उसके बाद तो हमें इसका मुनाफा होगा ही ना। एक साथ बहुत सारे बीज लाकर बो देता हूँ अपनी जमीन में। वैसे उसने कहा भी तो है कि आने वाले दिनों में उनके दाम और बढ़ जाएंगे। ये तय कर राधा और सूर्या ने जो मेहनत से कुछ पैसे जुटा कर रखे थे वो और उसके साथ घर के कागजात भी ले लिए और इनके बदले में उसने बहुत सारे बीज ला लिए। लौटते लौटते सूर्या ने अपनी बेटी के लिए कुछ आम भी खरीदे थे। सूर्या ने वो सारे बीज अपनी जमीन में बो दिए। घर पर आम खाकर गीता ने भी उस एक गुठली को जमीन में बो दिया था। ये देख जब माँ ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, आप बड़े हो इसलिए अपनी जमीन में बहुत सारे बीज बोए हैं ना। मैं तो छोटी हूँ ना, तो मैं भी एक अपना छोटा सा पेड़ चाहती हूँ। दूसरी ओर 2 साल बीत गए, फिर भी उन बीजों से कोई अंकुर नहीं फूटा। ये देखकर वो जान गए कि उन्हें धोखा हुआ है। दुखी होकर घर लौटे माता पिता से गीता ने कहा, पापा आप कभी भी मुझे खेती की ओर क्यों नहीं ले जाते? देखो तो मेरा बोया हुआ बीज कितना बड़ा पेड़ बन गया। आने वाले गर्मी के दिनों में उसमें फल भी लगेंगे। सूर्या ने बीज खरीदने के लिए घर के कागजात भी गिरवी रख दिए थे। सूर्या को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लग गया। यूं सोच सोच कर वो चल बसा। राधा के लिए जैसे दुख का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। यूं ही कुछ और दिन बीते। सूर्या की सारी जमीन नष्ट हो चुकी थी, पर गीता के लगे हुए पेड़ में हर रोज 2-3 फल लगते थे, जिन्हें तोड़कर वो घर ले जाती और उन्हें लंबे लंबे काट कर उन पर नमक मिर्च छिड़क कर रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्हें बेचा करती। केवल 2-3 आम के बदले ही उन्हें इतने पैसे तो मिल ही जाते थे, जिससे उनका 2 समय का गुजारा हो जाता। कुछ दिनों बाद वे मार्केट से कैरियां खरीदते और उन्हें काटकर स्टेशन पर बेचने लगे। यूं ही वो पैसे कमा रहे थे। इस तरह धीरे धीरे गांव में ही सुंदर नाम के एक आदमी के बगीचे से आम खरीदकर वो बेचने लगे। पति के देहांत से लेकर राधा अभी तक उस दर्द से उभर नहीं पाई थी। एक अकेली बेटी को इतनी मेहनत करते देख अब राधा भी उसका साथ देने लगी। एक और माँ आम बेचने जाती तो दूसरी ओर गीता कैरी बेचती थी।